प्यारे मित्रों, नमः संस्कृताय। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के लिए सभी लोग बेहद गंभीर रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। क्यों रहे हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमने बताया समानाधिकरण और व्यधिकरण, दो तरह से इसके भेद होते हैं। समानाधिकरण कर्मधारय का भेद होता है, एक तरह से जो समानाधिकरण जो भेद है तत्पुरुष का वो कर्मधारय कहलाता है। और दूसरा क्या होता है, व्यधिकरण। व्यधिकरण में जो 6 भेद हैं व्यधिकरण के, प्रथमा को हटा दीजिए तो द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष और पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तक, है ना। सप्तमी तक जितने भी विभक्ति, इनका पहचान कैसे करेंगे? पहचान करने के लिए पहला शब्द जो है उसी विभक्ति में रहेगा। हाँ, पहला शब्द उसी विभक्ति में रहेगा। जैसे कष्टापन्ना आपने देखा, कष्टापन्ना तो ये सामासिक पद था, लेकिन यदि इसको विग्रह किए हैं तो कष्टम, कष्टम कहाँ का है? कष्टम ये द्विवचन का है ना, द्वितीय एक वचन का। और कष्टम आपन्ना आपने देखा था। तो इस तरह से कुछ शब्द हैं, ये आपन, द्वितीय, श्रितातीत, गतित, पत, आत्यस्त, प्राप्त, आपन, ये शब्दों को आपको याद रखना है। और यदि ये शब्द याद रहे तो आपको विच्छेद आए ना आए वो तो मायने नहीं रखता, लेकिन इससे आप भिड़ा लेंगे कि ये द्वितीय तत्पुरुष का है। यदि ये चीज़ मान लीजिए वो चीज़ आप नहीं ध्यान देते हैं तो जब आप विग्रह करेंगे तो आपको द्वितीय दिखाई देगी तो आप जान जाएंगे। विग्रह करेंगे द्वितीय आपको दिखेगी, आप द्वितीय तत्पुरुष मार दीजिए, उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, कोई सोच रहा हो कि बहुत हवा कि कोई चीज़ जान लें, तो ऐसा भी नहीं। देखिए, जब किसी चीज़ की तैयारी करना होता है, आदमी यदि किसी एग्ज़ाम को पीछे छोड़ देता है, तो जब किसी एग्ज़ाम को फिर से तैयारी करना होता तो इतना तैयार होकर आता है कि लगता है कि आज ये पीसीएस बन ही जाएगा, आज आईएएस बन ही जाएगा। मतलब पहली जब तैयारी करता शुरुआत में, और 2-3 दिन के बाद उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो वो काम ना करिए कि बिल्कुल हवा के पकड़िए, आराम से चलिए और आराम से देखिए। हमारा जो जीवन है, हमारे गुरुदेव बताया करते हैं, हमारे जीवन की संरचना कुछ ऐसे चलती है, ये हमारे गुरुदेव कहा करते हैं। इसका मतलब जानते हैं, आपने ईसीजी को देखा, ये जीवन कभी मतलब इस तरह से चलता है, उतार और चढ़ाव रूप में, है ना। तो हम भी कभी कभी पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें बहुत समझ में आती हैं। तो इसमें यह ना हो कि आप क्लास छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप उसको 2-3 बार क्लास को देखेंगे तो शायद आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बस जितना समझाना है उतना आप समझ गए होंगे, आशा करता हूँ ऐसा। अब क्लास पे चलते हैं, देख लीजिए। ठीक ना। तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास मैंने आपसे बताया कि जो पहला पद जिस विभक्ति में हो वो उसी मतलब वही समास हो जाएगा। जैसे द्वितीय, पहला पद द्वितीय विभक्ति में रहे तो द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय में रहे तो तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी में रहे चतुर्थी तत्पुरुष। लेकिन कुछ शब्द यदि आपने विभक्ति निकालना या जब तक समास विग्रह नहीं करेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा, है ना। समास विग्रह करेंगे तभी विभक्ति पता चलेगी। तो उससे ज़्यादा जरूरी तो ये भी है, जानना ये भी चाहिए, विभक्तियों को आपको जानना पड़ेगा। लेकिन कुछ अमुक शब्द हैं, कुछ विशेष शब्द रखे गए हैं। जैसे द्वितीया में श्रितातीत, पतित, गत, आत्यस्त, प्राप्त, आपन, नहीं आपने कल की वीडियो में देखा। तो यदि ये शब्द आ जाते हैं तो द्वितीया हो जाती। इसमें भी तृतीया में भी इसी तरह के कुछ विशेष शब्द हैं, उनको भी जाने रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। आप कहाँ तक पढ़ाई किए सर जी? अच्छा, राजू कुमार गौड़ जी पूछ रहे हैं। आप भैया, मैं आपको पढ़ा ले रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए। अब क्या बताऊँ मैं, कहाँ तक पढ़ाई किया हूँ? आपके हित में जो बातें हैं वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। आपका उद्धार हो जाए, ये सबसे बड़ा है काम मेरा काम सबसे बड़ा तब होगा जब आपका उद्धार हो जाए। और यही मैं आपके लिए विशेष शुभकामनाएं प्रतिदिन देता हूँ कि आप सभी का उद्धार हो जाए, ठीक ना। तो तृतीय तत्पुरुष समास आप देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। लिख लीजिए इसमें, जब तृतीय तत्पुरुष का समास, जब तत्पुरुष समास
जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद तृतीय विभक्ति में हो। जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद तृतीय विभक्ति में हो तो वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है, हो तो वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, सभी लोग नोट करते चलेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। सभी को समझ में भी आना चाहिए कि पहला पद किस विभक्ति में होगा, तृतीया विभक्ति में होगा, तब तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। तो इसमें जो विशेष शब्द हैं उनको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप विभक्ति निकालना नहीं जानते तो शब्दों से तो जान ही जाएंगे, लेकिन फिर भी आप विच्छेदन करना जानना पड़ेगा आपको, क्योंकि सामासिक विग्रह भी पूछता है कभी कभी, ठीक ना। श्रवण कुमार भारती जी गुड इवनिंग, मुकेश यादव भैया गुड इवनिंग, धर्मेंद्र चौधरी ओके, अच्छा देवेंद्र चौधरी जी धन्यवाद भैया। जिन भाइयों का या जिन मित्रों का या मैडम जो भी जुड़ी हुई हैं इस क्लास में, जिनका नाम नहीं लिया जाता है किसी कारणवश, मान लीजिए नहीं हो पाता है, तो आप बुरा मत मानिएगा प्लीज़, क्योंकि हो जाता है क्लास, देखिए सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन सभी के लिए विशेष प्यार है, सबका विशेष निवेदन, मतलब सबके लिए यहाँ पर आमंत्रण है, सब लोग आइए आराम से पढ़िए, ठीक ना। इस क्लास में देख लीजिए इसमें क्या है, एक सूत्र आप नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहला सूत्र है कर्तिकरणे कृता बहुलम, कर्तिकरणे कृता बहुलम, कर्तिकरणे कृता बहुलम, नोट कर लीजिए इसको। ये क्या कहता है, कर्ति का मतलब आप जान लीजिए ये कर्ता है, ये करणे का मतलब आप जान लीजिए ये करण है, और कृता का मतलब ये कृ धातु में तृतीय विभक्ति यदि लगाएंगे तो कृता बनेगा, है ना। जैसे पितृ का पित्रा बनता है ना, मातृ का मात्रा बनता है तृतीय विभक्ति एक वचन में, उसी तरह यहां पर कृता बना है। तो इसको कृ जो होता है, मतलब जो क्रियाएं होती वो कृदंत होती है ना, तो कृदंत के लिए ये कृदंत है, ठीक ना। कृदंत की बात यहां हो रही है। और बहुलम का मतलब बहुताधिक, मतलब ज्यादातर जगहों पर यह नियम आपको दिखाई देगा। बहुलम का मतलब होता है बहुत जगहों में ये चीजें दिखाई देंगे, थोड़ा सा मान लीजिए 99% में दिखाई देगा, 1% में नहीं दिखाई देगा कहीं पे, तो वो चीज के लिए बहुलम आता है, बहुलता है, ठीक ना। कर्तिकरणे कृता बहुलम, तो कर्ता में आप सबसे पहले जान लीजिए कि कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है, ये नोट कर लीजिए, ये आपसे पूछ लेगा कभी ना कभी, या इसमें यूपी टेट में पूछता है इस तरह से, कर्ता की कौन सी विभक्ति होती है। तो कर्ता की विभक्ति तृतीया होती है, कर्ता की तृतीया विभक्ति होती है। ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए, कर्ता की कौन सी विभक्ति होती, तृतीया विभक्ति हो। और करण क्या होता है, साधकतम करणम, जो कार्य करने में सबसे ज्यादा सहायक हो उसे क्या कहते हैं, करण कहते हैं। जैसे वो हाथ से पानी पीता है, हाथ से कोई पानी नहीं पिएगा, लेकिन यह है कि लोटा, मान लीजिए लोटे में जल हो या किसी गिलास में जल हो तो गिलास से पानी पिएगा, लेकिन हाथ एक क्या है, साधकतम करण है, मतलब हाथ नहीं लगाता तो गिलास का पानी मुंह पे नहीं जाता, तो वहां पर क्या लगती है, वहां पर भी तृतीया लगती है, और कर्ता में तृतीया होती ही है, ये चीज आप जान लीजिए। रागिनी पांडे जी, जी तृतीया जी, बहुत लोग, अतुल चौधरी जी, बहुत लोग हैं, बहुत ज्यादा तेज तर्राट लोग हैं, बहुत अच्छा लगता है, सभी लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है हमको। तो कर्ता की कौन सी विभक्ति तृतीया होती है, करण में साधकतम करणम, जो जहां पर ज्यादा सहायक हो, किसी चीज को सहायता लेनी पड़े, जैसे नखई भिन्ना, नखई भिन्ना मतलब नाखून से जो फाड़ दिया गया हो या अलग कर दिया गया हो। आपने देखा होगा ये हिरण्याकश्यप एक राक्षस था, उसको जो है
नरसिंह भगवान ने जो है क्या किया था, नाखूनों से फाड़ दिया। एक नाखून से नहीं, नखई भिन्ना का मतलब तृतीया बहुवचन। तृतीया बहुवचन में जैसे बालक का क्या होता है, बालकई होता है, रामा का रामई होता है, उस तरह से नखई, नख का नखई हो जाएगा। एक वचन में नखेन बनेगा, तो नखई मतलब बहुत से नाखूनों से, ना एक नाखून से ना दो से, मतलब दो से अधिक हो गया तो बहुवचन में, तो ये 10 नाखूनों से उन्होंने जो है पूरा फाड़ दिया था, इसलिए जो अलग कर दिया था। तो नखई भिन्ना, तो साधक करण क्या था, नाखून से फाड़े थे ना, जो सहायता किसकी ली गई उसको फाड़ने के लिए, नाखूनों की। तो साधकतम करणम, जहां पर सहायता ली जाए जिससे कोई कार्य में, तो उसकी क्या करण संज्ञा होती है, और करण में तृतीया होती है, ये जाने रहिएगा, ठीक ना। तो ये बाद में क्या हो, कृदंत हो, ये चीज कहता है। सर जी लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट से बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। साधन है लोटा, जी देवेंद्र चौधरी, बिल्कुल समझ रहे हैं। यदि गिलास से या लोटे से पानी पी रहे हैं तो वहां पर साधन होगा वो। यदि हाथ से पानी पी रहे हैं तो हाथ से पीने का मतलब यहां पर जैसे वाक्य में लिखा हो कि वो हाथ से पानी पीता है, वह हाथ से पानी पीता है, तब यहां पर जो करण होगा वो हाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। वो जिससे कोई काम करता हो तो वहां पर करण वही होगा। जैसे वो नाखून से फाड़ दिए तो नाखून हो जाएगा। यदि मान लीजिए वो गिलास से पानी पीता है या लोटे से पानी पीता है, वह लोटा से पानी पीता है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, लोटा हो जाएगा साधकतम करणम, जहां पर सहायता ली जाएगी, ठीक ना। हालांकि लोटा से पानी कैसे पिएगा, बिना मुंह लगाए कैसे पी लेगा भैया, मुंह से जरूरी है, लेकिन सहायता किसकी ले रहा है, वाक्य में किसकी सहायता ले रहा है, बात यह है। वाक्य में जो दे रहा है उसको साधक आप मानेंगे। वाक्य में यदि हाथ दिया है तो हाथ साधक है, लोटा दिया है तो लोटा साधक है, मुंह दिया है तो मुंह साधक है। नहीं तो आप अपने से जोड़ेंगे कि भैया यदि हाथ नहीं लगाएगा तो लोटा कैसे लेगा, और फिर लोटा ले लिया, मुंह नहीं लगाएगा तो फिर पानी कैसे पी लेगा, है ना। तो इस तरह की तमाम सारी बातें आपको ध्यान में नहीं रखना। वाक्य में जो दिया हो, जो साधक है, जिससे सहायता ली जा रही है, वही करण है, ठीक ना। इतनी बात आपको समझानी थी जी। साधन हाथ होगा। गुंजन प्रजापति बहुत बहुत धन्यवाद जी। सभी को समझ में आ रहा है, कोई डाउट किसी को तो नहीं है ना जी। चलिए आगे चलते हैं। तो कर्ता की तृतीया विभक्त और करण में भी तृतीया हो जाएगी, और कृदंत जो होता है बाद में, कृदंत मतलब क्रिया लगी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज जाने रही। इसमें उदाहरण आप देख लीजिए, नहीं परिभाषा पहले इसकी थोड़ा सा नोट कर लीजिए। जब तृतीयांत कर्ता जब तृतीयांत कर्ता जब तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो, तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो, ठीक है, और साथ वाला शब्द कृदंत हो, ठीक ना। अब इसमें उदाहरण आप लिख लीजिए, जैसे हरिणा त्रातः, ठीक ना। जब तृतीयांत कर्ता या करण हो और साथ में आगे क्या हो, कृदंत हो, तो वहां पर जो है तृतीय तत्पुरुष आपको दिखाई देगा, ठीक ना। तो हरिणा त्राता, इसमें कृदंत हो तो तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। इस पर लिख लीजिए, नहीं तो डाउट रहेगा। हो तो तृतीय तत्पुरुष होता है, ठीक ना। इतना नोट कर लिए। हरिणा त्राता, हरिणा में देख लीजिए तृतीया दिखाई दे रही है, हरि का रूप चलाएंगे तो तृतीया एक वचन में हरिणा बनेगा। तृतीया एक वचन में क्या बनेगा, हरिणा बनेगा। तृतीया एक वचन की ही केवल यहां बात नहीं है, तृतीया विभक्ति में 3 रूप बनते हैं। जैसे हरिणा बन जाएगा, फिर इसके बाद क्या बनेगा, हरिभ्याम बन जाएगा। हरिभ्याम देख लीजिएगा, थोड़ा डाउट भी हो सकता है तो आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और यहां पर जो बहुवचन में बनेगा हरिभी बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो ये तीनों में से कोई वर्ड रहेगा तो मतलब ये इस वाक्य की बात कर रहे हैं, तो तीनों
वचनों में, मतलब प्रथम एक वचन में, द्विवचन में और बहुवचन में भी तृतीया का होना चाहिए पद, ये जरूरी है। तृतीया का होना ये इंपॉर्टेंट है, वचन की कोई बात नहीं, ठीक ना। तो यहां पर हरिणा जो है तृतीया का क्या है, एक वचन है। और त्राता क्या है, त्रात मतलब रक्षार्थ हेतु, ये धातु है। तो धातु कैसी क्रियाओं की धातु होती है ना, जैसे गम माने क्या होता है, जाना, गम क्या है, धातु है, तो जाना एक क्रिया है ना। तो इसी तरह त्रात जो है एक क्रिया है, रक्षार्थ हेतु। आप रामायण या महाभारत देखे होंगे तो त्राहिमाम जब जाते थे उनके राजाओं के पास या फिर इंद्र भगवान के पास, जो तमाम सारे देवता जाते, त्राहिमाम बचा लीजिए, या इंद्र ही किसी देवता के पास जाते, तो वो त्रात अर्थ होता है रक्षार्थ हेतु। तो ये इसका हरिणा त्राता का क्या हो जाएगा, सामासिक पद हरित्राता हो जाएगा, हरित्राता। इतनी बात समझ में आई। इसका हिंदी आपको जानना है तो जान लीजिए, नहीं तो हिंदी आपसे पूछेगा नहीं परीक्षा में, ठीक ना। मतलब हरि के द्वारा संकट को जो है टाला गया या संकट से बचाया गया, ठीक ना, संकट से बचाया गया। त्रात माने रक्षा की गई, हरि के द्वारा रक्षा की गई, संकट में रक्षा की गई या रक्षा की गई, जिस तरह से आप अर्थ निकालें। त्रात माने रक्षा होता है, हरि का मतलब भगवान होते हैं। तो हरिणा एक वचन क्यों लगा, क्योंकि हरि भगवान एक ही है, इसलिए इसमें हरिणा एक वचन लगा। जैसे आप नखई भिन्ना बताए तो नाखून तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए बहुवचन भी लगा दिया। एक आंख, मान लीजिए एक नाखून से किसी की आंख फोड़ी जाती तो नखीन हो जाता है ना, तो यहां पर नखई जो हो जाएगा तो वो बहुवचन के लिए। यहां पर लिख लीजिए, वो भी उदाहरण सही है, नखई भिन्ना, नखई भिन्ना, इसका हो जाएगा नख भिन्ना, ठीक ना, नख भिन्ना हो जाएगा। तो नाखून से जो भेदा गया, जिसे नाखून से अलग किया गया, भिद धातु इसमें भी लगी है, भिद धातु है, ठीक ना। कहता है कृदंत होना चाहिए, तो कृदंत क्या होगा, भिद धातु है, तो ये कृदंत नहीं होगा। जो धातुएं होती हैं वो कृदंत होती हैं, क्योंकि क्रियाओं की जो धातुएं होती हैं वो क्रिया होती हैं, है ना। जैसे गम, पठ, या खाने के अर्थ में या चलने के अर्थ में, जो भी, या जो हंसने के अर्थ में सारी क्रियाएं होती, ठीक ना। हरि के द्वारा रक्षा, जी रक्षा करने हेतु में, जी बिल्कुल। रागिनी पांडे जी, देवव्रत पांडे जी, सभी लोग बहुत ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। गुंजन प्रजापति जी, धन्यवाद। सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपका पॉजिटिव कमेंट आता है और सभी लोग ध्यान देते हैं पढ़ाई पे। कुछ लोग फिर बाद में नंबर मांगने लगते हैं, उठ पटांग हरकतें करने लगते हैं, वो चीजें ना किया करिए। नंबर मांगिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब आपस में दोस्ती मित्रता यारी हो जाए कोई दिक्कत, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बस। लेकिन जिस हेतु में हम हैं वो हेतु में आप भी रहिए। हाँ, यदि आप बहुत अच्छे टैलेंट वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं तो पढ़ाई कीजिए, लेकिन सब कुछ करना जायज है आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, लेकिन पढ़ाई भी जायज है, ये जाने रहिए। नखई भिन्ना, नख भिन्ना होगा। यदि आपसे पूछेगा नख भिन्ना में कौन सा समास है, तब आप तत्पुरुष समास तो मारिएगा। यदि तत्पुरुष समास के अदर में, मतलब इतर कोई तृतीय तत्पुरुष दिया हो, तत्पुरुष न दिया हो, तृतीय तत्पुरुष दिया हो, तो आप तृतीय तत्पुरुष मारिएगा। हरिणा त्राता में या हरि त्राता दिया रहे तो आप समासिक विग्रह करके जान लीजिएगा कि हरिणा बनता था, हरि त्राता में हरिणा बनता था, तब त्राता आया। या त्रात शब्द से आप ये कृदंत समझ लीजिए, तो कृदंत में तो आप थोड़ा सा आपको विस्मय हो जाएगा, लेकिन यदि इस तरह से इसका विच्छेदन कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, विग्रह कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। नखई तृतीया का है, इससे आप जान जाएंगे ये तृतीया का बहुवचन है, तो तृतीया तत्पुरुष होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ये हरिणा तृतीया एक वचन का है, इसमें तृतीया तत्पुरुष होगा ही, है ना। तो बस इस तरह से रहेगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, खड्गेन हतः, खड्गेन हतः, खड्गेन ये तृतीया एक वचन का, जैसे बालकेन होता है उसी तरह खड्गेन हो गया। खड्ग मतलब क्या होता है, तलवार, खड्ग, है ना। तो कृपाण, उसको कृपाण भी कहते हैं ना। तो इस तरह खड्ग मतलब तलवार, तलवार से जो मारा गया, है ना। हता मतलब मार दिया गया जो, तो उसको खड्गेन हता, तो इसका क्या हो जाएगा, समासिक विग्रह हो जाएगा, खड्ग हता। ये सारे उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा। एक उदाहरण ये है, एक ये है और ये तीसरा, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, खड्गेन हता, हरिणा त्राता, नखई भिन्ना, इनमें सब में तृतीया आपको दिखाई देगी, ठीक ना। कोई डाउट, सभी लोग अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे नंबर अर्जित करना है और टेस्ट में सभी लोगों को भागीदारी निभाना है। विशेष निवेदन है हमारा, कोई भी देखिए जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट लाइव आते हैं सभी लोगों से विशेष निवेदन है, सभी लोग टेस्ट में जरूर भागीदारी निभाइएगा। 25 तारीख से टेस्ट शुरू हो रहा है, ठीक ना। बहुत जल्दी CDB की क्लास भी चालू होने वाली है, आज उसका उद्घाटन हो जाएगा, ठीक ना। तो सभी लोग बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और चाहे किसी चीज पर इस समय न ध्यान दीजिए। खाना खाने में 1 घंटे लेट खाइएगा, लेकिन पढ़ाई में 1 घंटे लेट नहीं।
आगे चलें। एक सूत्र है पूर्व सदृश, पूर्व सदृश समूहार्थ पूर्व सदृश समूहार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षणई। ठीक ना। पूर्व सदृश समूहार्थ कलह निपुण मिश्र संलक्षणई, इतना तो आपको ठीक से याद हो जाना चाहिए। थोड़ा बहुत मान लीजिए नहीं दिक्कत होती है तो इसको समझने के लिए यहां पर संलक्षणई के नीचे लिख दीजिए तृतीया तत्पुरुष। तृतीया तत्पुरुष, देखिए कहने का मेरे मतलब इतना है कि यदि इतने शब्द याद हो जाएंगे तो 2 शब्द और याद कर लीजिएगा, तृतीया तत्पुरुष। इससे आपका संस्कार बना रहेगा। संस्कार यह बना रहेगा कि पूर्व सदृश और सम ऊन अर्थ में या फिर निपुण मिश्र संलक्षण अर्थ, यदि ये शब्द आएंगे इनके अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है या कौन सा समास होता है, तो वो तृतीया तत्पुरुष होता है। तृतीय तत्पुरुष ये आपके लक्षण में आ जाएगा। लक्षण मतलब एक व्यवहार में, जब बार बार इसको पढ़ेंगे तो तृतीय तत्पुरुष भी साथ में पढ़ेंगे। ये जोड़े रहिएगा अपने से, है ना। तो ये आपका एक संस्कार बन जाएगा कि यदि इनमें से कोई पूछेगा तो आपका संस्कार में रहेगा, तुरंत तृतीय तत्पुरुष आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। जैसे घर का नंबर हो याद करते हैं आप, तो याद हो गए एक बार, तो यदि कोई बोलता रहता है तो आपको अगला वाला मन में चलने लगता है ना। तो उसी तरह यदि इतना बोलेंगे तो तृतीय तत्पुरुष आपके मन में चलने लगेगा पहले से। ठीक ना जी। जौनपुर से रूना मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑनलाइन टेस्ट होगा अतुल चौधरी। ऑनलाइन टेस्ट तो नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। सॉल्यूशन सारा आपको ऑनलाइन मिलेगा, लेकिन ऑफलाइन ऑनलाइन से आपके लिए मैं बता दूं, ऑनलाइन से ज्यादा बेहतर होता है ऑफलाइन, क्योंकि जो एक मन में थोड़ा सा डर होता है ना, तो आप इतने टेस्ट देंगे तो सारे डर आपके निकल जाएंगे। तो इसलिए आपसे ज्यादा जरूरी यही बात करना है कि आप आकर ऑनलाइन टेस्ट के चक्कर में ना पड़कर ऑफलाइन टेस्ट पर दें यहाँ पे। ठीक ना। तो ऑफलाइन टेस्ट यदि मान लीजिए नहीं है, दुर्भाग्यवश आप यहाँ पर नहीं इलाहाबाद में, तो फिर आपको ऑनलाइन आपके लिए पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि यहाँ आपके यार दोस्त हैं तो आके रुक लीजिएगा थोड़े दिनों के लिए और टेस्ट में जरूर सम्मिलित होइए। इससे आपका डर निकल जाएगा, आपकी जो वहम, जो इस तरह की तमाम तरह की भावनाएं पैदा हो जाती है ना एग्जाम हॉल में जाते ही, वो सारा दूर हो जाएगा। ठीक ना। आगे चलते हैं। तो इसमें देख लीजिए क्या शब्द है, पूर्व है, सदृश है, और ये देख लीजिए सम है। ठीक ना, सम है और फिर ऊन है। सम और ऊन, इसको हलंत करेंगे, आ निकलेगा, आ ऊ मिलकर के ओ हो गया, है ना। पूर्व सदृश सम ऊन, और फिर इसके बाद कहता क्या है, इन अर्थ वाले शब्दों के साथ अथवा ये कलह निपुण। कला मतलब क्या होता है, कला मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई। और निपुण का मतलब क्या होता है, निपुण का मतलब होता है चालाक, एक तरह से होशियार जो होता है ना, निपुण, चतुर कह सकते हैं। जो होशियार होता है वो तो चतुर कहेंगे ना। मिश्र का मतलब क्या हुआ, मिला हुआ। मिला हुआ। और संलक्षण का मतलब होता है चिकना। ठीक ना, इतनी चीजें जान लीजिए। पूर्व का मतलब तो पहले सदृश का मतलब समान, और सम का मतलब भी समान, उसी तरह का। ऊन का मतलब होता है कम। ऊन का मतलब क्या होता है, कम। जैसे 29 बोलते हैं तो 30 से एक कम 29 होता है ना। 29 आप पढ़ते हैं, 29 शुद्ध शब्द है, तो ऊन का मतलब 30 से एक कम 29 हो गया, है ना। तो इस तरह से ऊन का मतलब कम होता है। लड़ाई, कला, निपुण, चतुर हो गया, मिश्र मिला हुआ, संलक्षण चिकना। कोई डाउट। हम लोग कैसे आए भैया, बस से आइए, और कैसे आएंगे, और कोई सुविधा यहां से होती तो हम जरूर आपको बुलवाते। आ नहीं सकते अतुल चौधरी जी। गुंजन प्रजापति, बहुत सौभाग्य से लोग प्रयाग की धरती आते हैं, आप समझ लीजिए। अब और क्या कहें। आइए, यहाँ प्रयाग में बहुत सारा चीज़ देखने के लिए है, तो किसी न किसी बहाने से आ जाइए, टेस्ट भी दे लेंगे, आपके हित में रहेगा।
बाकी आपकी इच्छा, जैसा आप सुविधा देखेंगे वैसा आ जाएंगे। अब उसमें हम क्या करें, कैसे आए, हमारे यहाँ से कोई सुविधा जाती तो ज़रूर आपको हम बुलवा लेते, ठीक ना। चलिए इस पे देख लीजिए, नोट कर लीजिए थोड़ा सा। जब तृतीयांत पद के साथ, जब तृतीयांत पद के साथ पूर्व सदृश सम शब्दों में से कोई आवे अथवा ऊन का मतलब कम लिख लीजिए, कम, कलह इसका मतलब लड़ाई झगड़ा कर दीजिए, निपुण का मतलब होता है चतुर कर दीजिए या होशियार कर दीजिए। हाँ, मिश्र मिला हुआ, ठीक ना। और सुलक्षण का मतलब होता है चिकना। शब्दों में से अथवा इनके समान अर्थ वाले शब्दों के साथ संयोग होने पर तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इतना नोट करें। जब तृतीयांत पद के साथ पूर्व सदृश सम शब्दों में से कोई आवे, अथवा ऊन मतलब कम, कलह लड़ाई, निपुण चतुर, मिश्र मिला हुआ, सुलक्षण चिकना शब्दों में से आवे, अथवा इनके समान कोई अर्थ देने वाले शब्द में, मतलब ये शब्द तो आए या इनके फिर समान कोई अर्थ दे। मतलब ऊन मतलब कम तो होता है, लेकिन किसी और मीनिंग में कम हो, मतलब किसी और का अर्थ कम निकले, तो उनमें भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा, है ना। तो उनके साथ जो है तृतीयांत शब्द जुड़ा रहेगा, तो फिर तृतीया तत्पुरुष समास होगा। तृतीयांत पद का मतलब तृतीया विभक्ति में कोई शब्द पहले जुड़ा हो और फिर ये शब्द होंगे, तब आप वहां तृतीया तत्पुरुष समास करेंगे। तृतीया तत्पुरुष तब आप जान पाएंगे जब आप समासिक विग्रह करेंगे। लेकिन यदि समासिक विग्रह नहीं करते हैं तो ये सारे शब्द जुड़े रहेंगे, इससे आप पहचान लेंगे। और जब समासिक विग्रह करेंगे तो आपको पहले पद में तृतीया मिल ही जाएगा, तब फिर आप जान ही जाएंगे। और नहीं तो फिर ये तो बिल्कुल सीधा सीधा वाला तो यही है, इनको याद कर लीजिए कि ये सारे शब्द आ जाएंगे तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक ना। काजल तोमर राजस्थान भरतपुर से नहीं आ सकते सर, राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए पीडीएफ जरूर पहुंच जाएगी। दुर्भाग्य हमारे जो प्रयागराज ना पधारे, गुंजन प्रजापति। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। हमें तो लगता है जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास होती तो आप हम एक मतलब सामने रूबरू होते एक दूसरे के, है ना। यदि जो लोग आएंगे तो उनसे हम लोगों के बाय फेस परिचय हो जाएंगे, है ना, कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। तो ये भी सौभाग्य, और इलाहाबाद में आपको घूमने का सौभाग्य, संगम नगरी, तमाम चीज़, बहुत चीज़ देखने के लायक है यहाँ पर। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने के इसी बहाने मिल जाएगा, थोड़ा सा समय निकाल कर। आगे चलते हैं, देख लीजिए। जैसे मासेन पूर्वः, मासेन पूर्वः, मासेन में देख लीजिए तृतीया एक वचन है, ठीक ना। और पूर्व सदृश सम ऊन कला मिश्र निपुण, है ना, ये सारे शब्द में से आपको पूर्व मिल ही गया है। तो पूर्व यदि याद आपको रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समासिक विग्रह करेंगे तो मासेन आपको जैसे दिखाई दिया तो वैसे आपका समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको समासिक पद में आपसे पूछेगा मास पूर्वा, मास पूर्वा,
ठीक ना। आपसे यदि पूछेगा कि मास पूर्वा में कौन सा समास है, तब आप बताएंगे कि तृतीय तत्पुरुष है। लेकिन तृतीय तत्पुरुष कैसे जानेंगे? या तो पूर्व याद करिए या तो समासिक विग्रह करेंगे तो मासेन याद करिए। दो चीज तो आपको करना ही पड़ेगा। भाई खाना खाना है तो खाना बनाना भी पड़ेगा, है कि नहीं? और खाना बन जाएगा तो खाना भी पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कोई और सिस्टम हो कि बस देख लो और पेट में चला गया। कार्य तो करना पड़ेगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। जैसे मात्रा सदृशः, मात्रा सदृशः, मात्रा सदृशः में क्या हो जाएगा? मातृ सदृशः, मातृ सदृशः मतलब माता के समान। इसका क्या हो जाएगा? माता के समान। ये अर्थ जानते हैं कैसे निकलता है? जैसे मान लीजिए कोई औरत हो आपके प्रति, जैसे आपकी माता आपके साथ व्यवहार करती है, वैसा वो मान लीजिए अनजान कोई औरत हो या आपके पड़ोस की कोई औरत हो जो माता के समान प्रेम करें, वो माता है ना। और मास पूरा मतलब महीने से पहले, ऐसा भी अर्थ इसका निकाल लीजिएगा। तो अर्थ जानना ज्यादा जरूरी नहीं है, आपको शब्द पकड़ने की ज्यादा जरूरत है, ठीक ना सभी लोग। अब सर अब टहलने का समय नहीं, अब तो कुछ करने का समय। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके विचार बहुत अच्छे लगे, हमें बहुत अच्छा लगा, सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी यदि जो लोग प्रयाग कभी नहीं आते हैं तो आते जाते रास्ते में बहुत कुछ देखने लायक होता है, तो जब समय मिलता है तो फिर घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है कि भाई वहाँ पर ये चीज़ रास्ते में देखे, बहुत प्यारा लग रहा था। जैसे यूनिवर्सिटी के बगल से आप निकले और यूनिवर्सिटी में जो एक घड़ी लगी हुई है या गोल गुंबद जो भी बना, अंदर घुसने का आपका मन करेगा, लेकिन खाली समय में फिर आइएगा। लेकिन देख तो लेंगे ही ना, आएंगे तो रास्ते से गुजरेंगे तो कुछ तो लालायित होंगे आप, ठीक है। आगे चलें। जैसे पित्राशम, पित्राशम, ठीक ना, पित्राशम। तब इसमें क्या हो जाएगा? पितृशम, पितृशम, पिता के समान, पिता के तुल्य भी कर सकते हैं, ठीक ना। पिता के तुल्य कर दीजिए, ठीक ना। अपने से अर्थ निकाल लेंगे, बहुत कठिन नहीं है। जैसे धान्येन ऊनम, धान्येन ऊनम, ऊन का अर्थ हमने बताया था कम होता है, और धान्य का मतलब जो धन धान्य होता है, संपत्ति, अनाज, या फिर जो फसल होती है, कहते हैं ना कि इस बार कम हुआ है, तो उस सब में अर्थ जो है ऊन का अर्थ लगा दीजिए। धान्य वही संपत्ति हो गया, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? धान्योनम हो जाएगा, धान्योनम, ठीक ना। और देख लीजिए, वाचा कलह, वाचा कलह, वाक कलह, ठीक ना। वाक कलह मतलब बातों बातों में जो लड़ाई हो जाती है उसे वाचा कलह या वाक कलह कहते हैं ना। जैसे बात आदमी, जैसे बहुत बतूनी कोई आदमी हो, साथ में बैठा हो, तो अब पक्का यदि बैठा रहे आधा घंटा तो लड़ाई हो ही जाएगी, है ना। CDP 25 से चलेगी। जी गुंजन प्रजापति बिल्कुल सही कह रही हैं। शेर बहादुर नहीं, आज से चलेगी। आज तो इसका उद्घाटन होगा शेर बहादुर जी, आज इसका जो है प्रस्तुति हो जाएगी आज से, लेकिन चलेगा जो है 25 से ही, ठीक ना। 7:55 से चलेगी। जी जी बिल्कुल, वाक कलह, ठीक ना। इसी तरह से और देख लीजिए, आचरण निपुणः, जैसे आचरण निपुणः, आचार निपुणः हो जाएगा, आचार निपुणः, ठीक ना। आचार में जो कुशल हो, आचार में जो चतुर हो, आचार का मतलब व्यवहार आपका अच्छा खासा व्यवहार हो, है ना, निपुणता हो, जो बहुत अच्छा समाज में उसका बना हो, वो चीज, ठीक। आगे चलें, देख लीजिए ये जो है आप इसमें से तमाम और देख लीजिए, एक दो और देख लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं, दूसरा बता देते हैं ना। घर्षणेन संलक्षण, घर्षणेन संलक्षण या संलक्षणम कर दीजिए, ठीक ना। घर्षणेन संलक्षणम, घर्षण मतलब घर्षण करने से, घर्षण जानते हैं ना, कहीं पे बहुत ज्यादा रगड़ हो तो रगड़ होने से चिकना हो जाना। जैसे कुएं में पानी जो रस्सी से डालते हैं तो जो उसकी गलारी होती है ना, उस पर पड़ने से जो है वो चिकना हो जाता है बहुत, तो घर्षण से जो हुआ जो चिकना हो, ठीक ना।
निरंतरता से जो चिकनापन हुआ हो उसके लिए है। इसका सामासिक पद जो बनेगा घर्षण संलक्षणम, घर्षण संलक्षणम, संलक्षणम, ठीक ना। एक कुट्टेंस, कुट्टेंस लक्षणम, कुट्टेंस लक्षणम, कुट्टंस लक्षणम, कूटने से जो चिकना हुआ हो, जैसे जौ होता है ना, बिर्रा जो गांव में कहते हैं, जानते होंगे, उसको कूटने से चिकना हो जाता है ना, तो वो चीज के लिए ये कुट्टंस लक्षणम हो जाएगा, ठीक ना। इतना थोड़ा सा बस ये उदाहरण था, और किताबों से आप ढूंढ लीजिएगा जो मिलेगा, वैसे आपके उपयोगी, काम के उपयोगी जितने थे हमने सारे बता दिए, ठीक ना। आगे चलें, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण, एक एक उदाहरण हल करवाएंगे तो समय भी आपका जाता रहता है ना। अवरस्यो, अवरस्योपसंख्यानम, ये एक सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए, अवरस्योपसंख्यानम। ये सूत्र क्या, ये वार्तिक है। हमने बताया था कि जो पाणिनि महोदय कहे गए और उसमें से कुछ छूट गया, तो फिर कात्यायन महोदय उसके तुरंत बाद उसमें रख दिए कि भैया ये आपने छोड़ दिए हैं, तो उसको अभी जैसे कुछ शब्द जितने अभी आपने पढ़ा ना, मिश्र संलक्षण है ना, सम ऊन कला, ये वाले जितने भी आपने पद पढ़े, वो सारे पदों में ये अवर जो है एक शब्द रह गया था पाणिनि महोदय से, तो इसको ये तुरंत बाद वार्तिक आ गया। तो आप ये अवर को भी जाने रहिएगा कि कहीं ऐसा आ जाए, अवर आ जाए आप ना जाने रहें, तो इसको भी जान लीजिए। इसमें कैसे होगा, पाद खंजा का बताइए सर। पादेन खंजा हो जाएगा, पादेन में तृतीया हो जाएगी, खंजा कर दीजिए, ठीक ना। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आराम से करिए, ठीक ना। पादेन हो जाएगा, यहां तृतीया दिख जाएगा, और खंजा मतलब जो लंगड़ा हो, ठीक है। आगे देखें, तो अवर शब्द जो है ये छूट गया था, अवर शब्द उसमें जो था वो छूट गया था। तो ये चीज जो है आपको इसको बताने के लिए कि अवर भी शब्द है, इसको बताने के लिए वार्तिक रखा गया, ये कात्यायन महोदय ने रखा कि पाणिनि महोदय ये छोड़ गए हैं, इसमें भी तृतीया होती इसके योग में, ठीक ना। तो इसमें नोट कर लीजिए। तो उपसंख्यानम जहां भी आएगा आप जान लीजिएगा कि ये वार्तिक है, ये चीज जाने रही है। उपसंख्यानम जहां पर आए, उप मतलब समीप के अर्थ में अभी आपने पढ़ा होगा, है ना, अभी पढ़ा एक दो दिन पहले वीडियो में। उप का मतलब समीप में, आख्यान मतलब जो समीपता में कहा जाए, उन्हीं के समीपता में जो अभी कह गए उन्हीं के समीप में इनको भी कहा जाए, ये चीज कह रहा है, ठीक ना। तो उपसंख्यानम यदि आपको दिखाई दे तो आप जान लीजिए कि ये वार्तिक है, ठीक है। इतना जाने रहिएगा। सर पाणिनि महोदय के बारे में बता दीजिएगा। जी बिल्कुल बताए हैं, पहले भी हमने आपसे बताया था, और थोड़ा सा समय कम रहता है। पाणिनि महोदय जो है बहुत पढ़ने में जो है चतुर नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है भगवान महादेव की पूजा करने से, आराधना करने से उनको जो है बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उन्होंने जो है माहेश्वर सूत्र की रचना की और डमरू बजाकर 14 माहेश्वर सूत्र मिले, उसी से पूरा व्याकरण उन्होंने बना कर रख दिया। तो पाणिनि के जो व्याकरण है, व्याकरण जो आज हम पढ़ रहे हैं वो सब पाणिनि महोदय की देन है, ठीक ना। उनका समय 400 से 500 ईसा पूर्व, 450 आपको यदि दिखाई दे तो आप 450 मार दीजिएगा, यदि 400 से 500 दिखाई दे तो फिर वो आपका वो मार दीजिएगा, ठीक ना। तो इस तरह से आप पाणिनि महोदय का समय जान लीजिएगा। उनकी माता का नाम दाक्षी था, ये चीज मिलता है, उनके पिता का नाम पणिन था। तो ये चीजें आपसे पूछेगा नहीं वैसे, तो ये इतनी चीजें आप जाने रहिएगा, ठीक ना। 450 ईसा पूर्व आप मारिएगा, ठीक है। अवरस्य उपसंख्यानम, अवरस्य उपसंख्यानम, इसको अवरस्य करेंगे तो इसमें आ और उ मिलकर के ओ गया हो जाएगा, तो अवरस्य उपसंख्यानम है, ठीक ना। इसको अलग कर दीजिए, अवरस्य उपसंख्यानम। पाणिनि अष्टाध्यायी के बारे में देख लीजिए, अभी प्रश्न पूछा था हमने, शुरू वाली वीडियो में बताए थे। पाणिनि अष्टाध्यायी में जो है कितने, लगभग 4000 सूत्र हैं पाणिनि अष्टाध्यायी में, और यह अष्टाध्यायी नाम से ही जैसे ज्ञात होता है 8 अध्यायों का समूह है, मतलब 8 अध्यायों का विशाल ग्रंथ है अष्टाध्यायी, ठीक है। तो अष्टाध्यायी जो है 8 अध्यायों, इसमें प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं,
ठीक ना। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद? 4 पाद, तो 8 चौक 32 पाद, कुल मिलाकर पूरे 32 पाद में अष्टाध्यायी है। अभी जूनियर एडेड की परीक्षा जो हुई थी इसमें पूछा था कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं अष्टाध्यायी में। देख लीजिए बेसिक का वो भी सवाल है और ये भी आपका यूपी टेट भी बेसिक से ही है, तो आप इतनी सब थोड़ी बहुत जानकारियां रखे रहिए कि अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो 8 चौक 32, इस तरह से पूरे 32 पाद हैं अष्टाध्यायी में, ठीक ना। और पॉइंट की जो महत्वपूर्ण रचना है वो अष्टाध्यायी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अवरश्य संख्यानम, इसमें थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो ज्यादा मजा आ जाएगा। अतः अवर शब्द को भी, अवर शब्द को भी इन्हीं सूत्रों में, इन्हीं सूत्रों मतलब अभी इसके पहले जो सूत्र है, इन्हीं सूत्रों में गणना करनी चाहिए, ठीक ना, गणना करनी चाहिए। अर्थात अवर शब्द के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा, ठीक ना। ये नोट कर लीजिएगा, अवर शब्द भी उसी में जुड़ा रहेगा, जैसे पूर्व सदिश सम ऊन कला मिश्र सलक्षणई आपने अभी पढ़ा, उसी में ये भी अवर शब्द को भी जोड़ना चाहिए था। यदि जोड़ देते पाणिनि महोदय तो फिर वार्तिक लिखने की कोई आवश्यकता न पड़ती। तो इसको आप जान लीजिए ये अलग सूत्र से कि अवर भी तृतीयांत होता है, तो वो शब्दों को आप याद रखिएगा और अवर को भी आप याद रखिएगा। इतनी बात आपसे कहनी थी, ठीक ना। जैसे इसका उदाहरण आप देख लीजिए, मासेन अवरह, मासेन अवरह, ठीक ना, मासेन अवरह। इसका जो सामासिक पद बनेगा माशावरा हो जाएगा, माशावरह, ठीक ना, माशावरह। माशावरा मतलब आवर का मतलब होता है, आवर का मतलब क्या होता है? कम होता है या छोटा होता है, छोटा समझ लीजिए, ठीक ना। आवर का मतलब क्या होता है? छोटा, मतलब महीने से छोटा, महीने से जो छोटा हो, मतलब महीने से और पहले, छोटे अर्थ में ये जो है अवर का अर्थ होता है, ठीक ना। मासेन अवर, महीने से छोटा, ठीक ना, इसका अर्थ यही होगा, महीने से छोटा। मासेन अवरह आपको याद रखना। माशावरह पूछे आपसे कि कौन सा समास है, देख लीजिए कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता है जो चीज आप नहीं जाने रहते, फंसाने के लिए 2 4 10 क्वेश्चन आपको देता है, ये बहुत सरल पेपर बन जाता है। तो फिर 5 और 10 क्वेश्चनों में आपकी मेरिट नीचे ऊपर करवा देता है एग्जामिनर। तो वही चीजें हैं, आपको थोड़ा बहुत तो किसी से अलग करना ही पड़ेगा। तो अलग करने का मतलब हम चाहते हैं कि आपका सबसे अलग हो और सबसे अच्छा हो, बस यही चाहते हैं, ठीक ना। 4000 सूत्र, 8 अध्याय 32 पाद, जी बिल्कुल। प्रत्येक अध्याय में भी जाने रहिएगा रागिनी पांडे जी की 4 पाद होते हैं, ठीक ना, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, ये चीज जाने रहिएगा, क्योंकि अभी जूनियर एडेड परीक्षा में यही सवाल पूछा था कि प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं, ठीक ना। वैसे पेपर की पीडीएफ हमने भिजवा दिया था, शायद मिल गई होगी आप सभी को, देख लीजिएगा सारे सवाल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक ना। आगे चलें। अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम, इसको भी देख लीजिए, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अन्येन व्यंजनम, अन्येन व्यंजनम में इस थोड़ा सा नोट कर लेंगे तो फिर हम समझाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, पहले बताएंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। देख लीजिए, संस्कार करने वाले, संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक तृतीयांत शब्द, तृतीयांत शब्द अन्नवाचक शब्द के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास बनेगा। नोट कर लीजिए भैया, संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक
और तृतीयांत शब्द अन्यवाचक शब्द के साथ भी तृतीया तत्पुरुष समास होगा। ठीक ना, तृतीया तत्पुरुष समास में एक और उदाहरण आपके जुड़ रहा है, ये भी जानने रही है। ठीक ना, द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक जैसे दही हो गया, दूध हो गया, तो कहता है संस्कार करने वाले। संस्कार करने का मतलब जैसे आपकी पूजा की जाती है, जैसे आरती उतारी जाती है, तो आपको या कहीं कार्य करने जाते हैं, अच्छा कार्य करने जाते हैं तो क्या करते हैं? दही आपको खिलाते हैं तो क्या होता है? शुभ होता है ना। तो शुभ क्या हो गया? वो आपको शुद्ध करने के लिए एक संस्कार परिमार्जित, आपको छानने के लिए, मतलब एकदम बिल्कुल शुद्धिकरण करने के लिए यह होता है कि आप अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो आप एक चम्मच दही खाकर जाइए, चीनी खाकर जाइए दही के साथ, है ना। तो वो क्या होता है? द्रव्यवाचक हो गया। तो द्रव्यवाचक में क्या होगा? तृतीयांत शब्द हो तो वहां पर भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। ठीक ना, ये चीज। और अन्नवाचक क्या होता है? जैसे अन्नवाचक में पूजा में क्या रखते हैं? आपको अच्छा चावल वावल दिखाई देता है पूजा में, है ना, तो ये भी क्या होता है? अन्नवाचक जो संस्कार में आते हैं तो ये अन्न होता है, चावल वावल, है ना। आप सभी लोग जान रहे हैं ना, कर रहे हैं सर नोट? जी बिल्कुल गुंजन प्रजापति जी, हमारी बात सबको समझना। देखिए जितना हम बता रहे हैं आप इसको लिखिए जरूर, लेकिन थोड़ा सा हम जितना व्याख्यायित करते हैं उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए। द्रव्यवाचक का मतलब होता है जैसे पूजा हवन आदि में घी की जरूरत पड़ती है तो वो द्रव्यवाचक शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण का मतलब आपको जैसे माहौल को शुद्ध करने के लिए आदमी हवन करता है तो पूरा वहां का माहौल शुद्धिकरण हो जाता है, पूरा वहां का क्षेत्र शुद्ध हो जाता है। तो ये संस्कार मतलब शुद्ध होने का मतलब एक तरह से पूरा पाप से बिल्कुल निर्गत, पाप से बिल्कुल हटा हुआ, है ना, बिल्कुल शुद्ध, है ना। तो परिमार्जित मतलब छना हुआ, किसी तरह का दिक्कत ना हो। और इसी तरह से दूध भी होता है, दूध भी आपको चढ़ाते हैं, देखिए भोलेनाथ पे शिवलिंग पे चढ़ाते हैं दूध, है ना, तो ये भी दूध भी होता है संस्कारवाची। और अन्नवाचक में आप जानते हैं कि चावल वावल का जैसे तिलक उलक लगाने के लिए चावल का प्रयोग करते ही हैं। ठीक ना, ये चीज जाने रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे दधना ओदना, इसको देख लीजिए, दधना ओदना, ओदना, ठीक ना। तो इसका सामासिक पद जो बनेगा दध्योदना बनेगा, दध्योदना। ठीक ना, यदि आपसे पूछ ले कि दध्योदना में कौन सा समास है तो आप बताएंगे तृतीया तत्पुरुष समास है। ठीक ना, दध्य मतलब दही हो गया, ठीक ना, ओदन मतलब भात चावल जो भी आप कहते हैं, तो ये दध्योदना हो गया। ठीक ना, तो दध्योदना में कौन सा समास? तृतीया तत्पुरुष समास। जी, पाप से मुक्ति, गुंजन प्रजापति जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है जब, ठीक ना। हम देखिए, हमने बताया कि तृतीया तत्पुरुष समास जब भी आप पढ़िएगा तो विभक्ति को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। विभक्ति को ध्यान तब दे पाएंगे जब आप सामासिक विग्रह करेंगे, तब ध्यान दे पाएंगे, है ना। सामासिक विग्रह आप जाने रहेंगे तो आप जान जाएंगे, लेकिन यदि विशेष विशेष अमुक अमुक जो शब्द हैं या जो महत्वपूर्ण शब्द इसमें बताया गया, पूर्व सदिश सम ऊन कला मिश्र सलक्षणी या फिर माशावरा या दध्योदना, इस तरह से आप सब याद कर लेंगे ना, तो मान लीजिए फिर आपको कोई बाहर कर ही नहीं सकता। इस तरह से आप पूरे शब्दों को याद कर लेंगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। और विभक्ति करना, यदि आपको विभक्ति को इसको अलग अलग करना जान गए तब तो और कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसलिए जो है ये चीज जाने रहिएगा। दधना में जैसे तृतीया का एक वचन लगा हुआ है ना, तो तृतीया का एक वचन आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे पित्रा बनता है या कहीं पे जैसे वध्वा बनता है, इस तरह से जहां पर भी आपको तृतीया में बहुत बड़ा आ की मात्रा दिखाई देगी, आप उस तरह के रूप आप देखते रहिए। देखिए रूप भी आपके प्रकरण का है, आपके यूपी टेट सिलेबस का है, तो रूप आप पढ़े रहेंगे तो आप गेस कर पाएंगे, ठीक ना। तो रूप भी आप पढ़ते रहिए, समय देना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय दीजिए। तो इस तरह से आप जाने रहिए। यदि हिंदी में आप इसका तृतीय तत्पुरुष समास को देखते हैं तो तृतीय तत्पुरुष में क्या आप जानते हैं, जैसे गुणहीन आपके सामने आता था तो आप गुणहीन में क्या अर्थ निकालते थे? गुण से हीन, गुण से हीन। तो अब इससे आप कारक चिन्ह से आप पता लगा लेते थे कि ये तृतीय तत्पुरुष का है कि नहीं, से आपको दिखाई देता था तो आप जान जाते थे कि ये जो है तृतीय तत्पुरुष का है। इसी तरह आप जैसे कष्ट साध्य, कष्ट साध्य जैसे हो गया तो क्या इसका अर्थ निकले? कष्ट से साध्य, है ना। तो से का अर्थ जब आता था तो आप कारक चिन्ह से आप समझ लेते थे, ठीक ना। इतना जाने रहिएगा। तो लेकिन यहां पर आपको केवल विभक्ति देखना है और ये विशेष विशेष शब्द देखना है, ठीक ना। आज के लिए बस यहीं रहने दें। अनिकेत जी, इंग्लिश या संस्कृत दोनों में से एक चुनना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप इंग्लिश भी भर सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ठीक है, मेरा संस्कृत में 36 का आंकड़ा है। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 36 का आंकड़ा मतलब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और हम नहीं जानते हैं। कष्ट से साध्य, जी बिल्कुल
ठीक है, आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम करते हैं। कल की कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे, बस इस उम्मीद के साथ कि जैसे हम आपको छोड़ के जाते हैं पढ़ाते हुए, इसी तरह आप पढ़ते रहेंगे, घर पर जहां भी रहेंगे अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, लेकिन पढ़ते जरूर रहेंगे। ठीक है ना, बस इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप बढ़िया अच्छे अंक लाएं, लेकिन 25 तारीख को यहाँ पर टेस्ट देने जरूर आएं। ठीक ना, आज की कक्षा को बस यहीं पर विराम करते हैं, इजाजत दीजिए। नमः संस्कृताय।